हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज हम आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एक नया चैप्टर लेके आए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही विधिवत तरीके से पढ़ाएंगे जिससे कि आपका परीक्षा में एक भी अंक मिस ना हो। आपको एकदम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। देखिए, पहले तो आप ये समझें कि वृत्त क्या है। वृत्त वास्तव में 2 डायमेंशनल फिगर होता है। इसको हम अपने हाथ में लेकर आपको नहीं दिखा सकते कि ये इस तरीके से वृत्त है, ठीक है। इसको केवल एक प्लेन पर बनाया जा सकता है। वैसे देखने में आकृति किसी साइकिल का पहिया जो है वो वृत्ताकार आकृति का होता है। साइकिल का पहिया या कोई भी किसी प्रकार का पहिया हो या कोई रिंग है तो वो वृत्ताकार आकृति का होता है। अगर इसको हम इस प्लेन पे ड्रॉ करें तो कैसे करेंगे और इसके क्या परिभाषा देंगे वो इस बोर्ड पे समझते हैं आप। देखिए, अगर हम ये मान लें कि कोई आपका एक स्थिर बिंदु है और इस स्थिर बिंदु से कोई एक निश्चित दूरी लें और ये मान लें कोई आपका पी बिंदु है, ठीक। और ये हमने जो स्थिर बिंदु माना है इसका नाम हमने ओ डाल दिया है, ठीक है। अब इस पी बिंदु को हम इस प्रकार चलाएं। इस पी बिंदु को देखिए, ये पी बिंदु चला, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया। हम इस प्रकार चलाएं कि इसकी ये दूरी सदैव नियत रहे। मानी ये वाली दूरी जो है, ये वाली, ये ओ से पी तक की दूरी। अगर हम यहां से चल के ये बिंदु यहां पर आ गया तो ये दूरी आपकी वही रहनी चाहिए, जो ओपी है वही दूरी ये रहनी चाहिए। देखो ये वाली, ठीक है ना। तो ये बिंदु P वाला बिंदु जो है वो इस प्रकार चले कि ये देखो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, इस तरीके से देखो चले। ये O बिंदु के चारों ओर इस प्रकार से चले कि इसकी दूरी सदैव उतनी रहे जितनी की ये दूरी है, ठीक है ना। OP जितनी दूरी है उतनी दूरी रहे हमेशा। और इन बिंदुओं को आपस में अगर हम मिला दें तो ये आकृति आपकी एक बन के तैयार हो जाएगी। इसी आकृति को हम कहेंगे वृत्त। इसी आकृतियों को क्या कहेंगे हम? वृत्त कहेंगे, ठीक। ये जो हमने पॉइंटेड करके बिंदु बनाए थे उनको सबको हमने आपस में मिला दिया तो ये आपका एक पथ तैयार हो गया। ये पूरा इसको हम क्या कहेंगे? जो आकृति बनके तैयार हो गई इसको हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। क्लियर? एक बात और आपको समझनी है कि ये जो स्थिर बिंदु है, ये स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेंटर, केंद्र कहलाएगा, ठीक है। और ये जो चर बिंदु है, चर बिंदु से इस केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। रेडियस इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। समझना बहुत ध्यान से, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ज्यादा कुछ डीपली नहीं है। वैसे एक बात और भी आपको हम बताना चाह रहे हैं कि एक वृत्त से संबंधित कुछ रचनाओं का चैप्टर आपका हुआ करता था, अभी है पाठ्यक्रम में इस वर्ष के लिए, लेकिन वो निकाल दिया गया है। जो आपका 30% इस वर्ष सिलेबस कम हुआ है वो इस वर्ष के लिए केवल निकाल दिया गया है। तो इस वर्ष आपको वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले एक चैप्टर है, ये शायद ये चैप्टर जो है 10वां है और उससे पहले शायद वो चैप्टर 8वां होगा शायद मेरे ख्याल से। वो मानी वृत्तों से संबंधित जो 10वां चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 12 है और जो 10वां चैप्टर है वो इस वर्ष के लिए पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया। वो इस वर्ष नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तो हम, लेकिन अगर पढ़ना नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जो क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न है जो 12वें चैप्टर में है वो पूरा आपको पढ़ना है। तो उससे संबंधित यहां पर हम आपको पूरी बातें बताएंगे। देखिए, समझे बात ध्यान से। हमने आपको बताया केंद्र से इस चर बिंदु की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। अगर हम ऐसे करें कि इसको और पीछे तक बढ़ाएं, ऐसे बढ़ाएं, आगे ले जाएं, पीछे ले जाएं, है ना, पीछे ले जाएं, आगे नहीं पीछे ले जाएं, तो ये आपका एक पूरा स्ट्रेट लाइन तैयार हो जाएगा ये, ठीक है। हमने आपको अभी बताया, क्या बताया कि ये दूरी सदैव, ये पी बिंदु से ओ बिंदु की दूरी सदैव समान रहती है। ये पी बिंदु अगर यहां पर चल के आता है तो ये भी दूरी उतनी रहेगी और ये पी बिंदु चल के यहां पे आ जाता है तो ये भी दूरी उतनी ही रहेगी। मान लो ये बिंदु कहां पे आ गया? क्यू बिंदु पे। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये पूरा आप कितना हो गया? ये पूरा हो गया आर का डबल, क्योंकि इधर आर है तो ये भी आपका आर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम, ये आपका जो पी क्यू बन के तैयार हुआ है उसको हम कह सकते हैं ये त्रिज्या का दूना है और इसका नाम हमें पता होना चाहिए। इसका नाम होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। इंग्लिश में इसको कहेंगे डायमीटर।
देखिए समझे बात, ये आपका कहलाएगा व्यास। व्यास बराबर क्या लिख दें, व्यास बराबर आपको लिखना है 2 गुणे त्रिज्या। ठीक, 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, एक बात और जाननी है आपको कि ये जो आपका पथ तैयार हुआ है, पथ, ये देखो पूरा रास्ता तैयार हुआ है, इसको हम कहेंगे परिधि। क्या कहेंगे, परिधि। परिधि कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम परिमाप भी है, परिधि या परमाप। ठीक, और परमाप का मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है। परमाप का मतलब यहां से इस पथ की पूरी लंबाई, ये जैसे P बिंदु से चला, ये आपका कोई बिंदु P इस प्रकार चलता है कि यहां से यहां तक जितना उसने रास्ता तय किया है, ये टोटल लंबाई, इसकी रास्ते की लंबाई जो है वो उसकी परिधि कहलाएगी। और इस परिधि को या परमाप को हम लिख सकते हैं कितना, 2 पाई r। ठीक है, वृत्त का परिमाप या परिधि बराबर सूत्र होता है कितना, 2 पाई r। ठीक है, इसके बाद अगर हम और आपको तीसरी और बात बतानी चाहें तो ये पूरा वृत्त जो दिखाई दे रहा है, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, आपको ये भी देखो, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर, जहां पर r आपको बता दिया त्रिज्या है, और पाई से यहां पर मल्टीपल करके r का स्क्वायर करेंगे और तब पाई r स्क्वायर का मान वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस आधे वृत्त की बात करें, इसका आधा कर दें तो यहां पर 2 का भाग कर देंगे। हम लिख सकते हैं वृत्त का या अर्धवृत्त का लिख दें, है ना, आधा वृत्त है ना, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कितना, 1/2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद और कुछ बातें बताएं। अगर हम इसका क्वाड्रेंट भाग का निकालें, चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल निकालें, तो देखिए ये आपका पूरा कोई वृत्त है और इस वृत्त को हमने 4 हिस्सों में देखो डिवाइड कर दिया है ना, ये 4 हिस्सा। अगर इसका एक हिस्से का क्षेत्रफल ये इतना ज्ञात करना है तो इसको क्या कहोगे, वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश भाग का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग कर दें सीधा सीधा। तो आपको लिखना है वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखना है 1/4 इंटू पाई r स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये तो बातें सामान्य सी बातें हैं, जे आज नहीं बल्कि अगर आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा तो इससे पीछे भी क्लासों में आपने इन बातों को पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन आज भी हम यहां पर इनका यूज करेंगे। इसके बाद देखो कुछ और बातें हैं, उसको हम बताएंगे आपको। देखो यहां रब कर दें, कुछ वृत्तों से संबंधित और परिभाषाएं देखें। जैसे हमारा एक ये वृत्त है, इस वृत्त में हमने आपको अभी बताया कि व्यास क्या होता है। व्यास का मतलब है, देखिए व्यास का मतलब हमने बताया कि इसको यहां पर मिला दें। एक बात याद रखनी है, अगर हम इसको यहां मिला दें तो ये व्यास नहीं है। व्यास क्या होता है, व्यास का मतलब होता है केंद्र से गुजरने वाली रेखा। अगर व्यास का मतलब है कि केंद्र से होकर ये जाए, मानिए है, और ये क्या है, देखो ये केंद्र से होकर नहीं जा रही है ना, तो इसका नाम होता है जीवा। क्या होता है नाम इसका, जीवा। जबकि इसका नाम क्या होता है, व्यास। देखिए एक वृत्त में बहुत ढेर सारी जीवाएं खींची जा सकती हैं। जीवा छोटी, देखो ये छोटी हो जाएगी, ये फिर इससे बड़ी हो जाएगी, फिर बड़ी हो जाएगी, फिर ये और बड़ी हो जाएगी। हालांकि ये भी, इसको भी हम जीवा कह सकते हैं। ये PQ है, ये भी वृत्त की जीवा है, लेकिन ये सबसे बड़ी जीवा है वृत्त की, इससे बड़ी जीवा हो नहीं सकती। ठीक है ना, अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये देखो फिर छोटी होने लगेगी। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या होती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। ऐसे भी हम व्यास की परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद कुछ बातें और जाननी है आपको। जैसे चलो इसी वृत्त में हम यहां पर रब करके बता दें आपको। देखिए और क्या जानना है आपको। जैसे एक वृत्त तो ये दिखाई दे रहा है, अगर इसी वृत्त के त्रिज्या बदल के एक सकेंद्री वृत्त बना दिया जाए दूसरा कोई, ये देखो हमने छोटी त्रिज्या इससे करके एक वृत्त बना दिया।
एक पूरा पहले बड़ी त्रिज्या का वृत्त है और इसकी थोड़ी त्रिज्या छोटी कर ली और फिर हमने ये एक वृत्त बना दिया, तो ये आपका दोनों वृत्तों को क्या कहेंगे, सकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। और ये आपका देखो ये स्थान एक बन, ये इतना, अगर हमें इसका एरिया निकालना हो, इसको क्या कहेंगे, रिंग भी कह सकते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको वलय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वलय। तो इस वलय का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझो, बहुत आसान सा काम है। जैसे हम ये कहें कि ये पूरा यहां से यहां तक ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, यहां से यहां तक ये क्या है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, इसको हम ए नाम दे दें, ओ ए। और यहां से यहां तक ये आपका ओ बी, ये छोटे वाली वृत्त की त्रिज्या है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बड़े वाली वृत्त की त्रिज्या को बड़ा आर मान लें और छोटी वाली त्रिज्या है उसको छोटा आर मान लें, ठीक है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर पूरे बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, पूरे बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें, जो अंदर वाला है वो घटा दें, तो ये वलयाकार आकृति जो बच गई उसका क्षेत्रफल हमारा ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम देखो इससे हम यहां पर लिखना चाहेंगे, यहां पर आगे बढ़ा दें, वलय का क्षेत्रफल, क्या लिख दें यहां पर, वलय का क्षेत्रफल, जो वलय बन के तैयार हुआ है उसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई, देखें ध्यान दें, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पहले बताओ कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल तो वही है कितना, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई आर, आर इसके लिए कितना लेंगे, बड़ा है आर, आर स्क्वायर ये वाला पाई आर स्क्वायर। अब माइनस, अब छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल देखो कितना हो जाएगा, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, ये इसकी आर छोटी है तो पाई आर स्क्वायर लिख दें, बस ये आपका वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा। आप अपनी सुविधा के लिए एक काम और कर सकते हो कि यहां से इन दोनों जगह से पाई कॉमन ले सकते हो, तो पाई अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, यहां पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में है ना ये, तो यहां पर इसका हम अगर फैक्टर करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। तो बस अगर यहां पर हम इसी का एप्लीकेशन यहां पर डाल दें तो क्या हो जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर और दूसरे ब्रैकेट में आर माइनस स्मॉल आर। तो आप जैसा प्रश्न मिले उसके हिसाब से आप इसको हल कर सकते हो। यहां जरूरी नहीं है कि आप ये याद रखो, आप ये याद रखो तो अभी आपका काम चलेगा, और यदि ये ऊपर वाला याद रखोगे तो अभी इसके वलय का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम रब कर देते हैं, इनको नोट कर लो, ठीक है ना। अब इसको हम रब करके थोड़ी कुछ और आकृतियां हैं उनके क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने हैं, रब कर दें, चलिए इसको रब कर देते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, अगर जैसे कोई वृत्त है हमारा, ये आपका कोई एक वृत्त है और ये इसका केंद्र हो गया, ठीक है। अगर केंद्र को हमने ओ नाम दे दिया, ठीक है, और अगर हम ऐसे करते हैं कि इसके कहीं एक चाप को ले लें, यहां पर एक चाप काट दें ए बी, आपको पता होगा चाप क्या होता है, वृत्त का एक कटा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है, जैसे यहां से यहां तक इसको हम काट लें, है ना, तो ये आपका ये क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। या हम ऐसे कहें ये पूरी परिधि जो है ना, पूरी परिधि, इस परिधि को हम अगर कट मार दें तो यहां पर ये आपका क्या कहलाएगा, इतना हिस्सा यहां से यहां तक ये चाप कहलाएगा, है ना। तो इस चाप की लंबाई भी हमारी ज्ञात करनी हो सकती है, हमें यह भी पता करना है कि इस चाप की लंबाई कितनी होती है। मान लें कि इस चाप की लंबाई L है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है पाई, ऐसे लिख दें 2 पाई आर, नहीं 2 पाई आर ना लिखें, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, ये लिख रहे हैं, देखो ध्यान से समझें, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। अब आप कहोगे यहां तो सर कुछ थीटा लग ही नहीं रहा, कहां से आ गया ये थीटा, क्या है, इस थीटा को भी बताएंगे। देखो थीटा क्या है, थीटा का मतलब है कि ये देखो अगर हम इन चाप के दोनों सिरों को यहां से ओ से मिला दें, मानी केंद्र से मिला दें, एक यहां से मिला दें और एक यहां से मिला दें, तो आप ये कह सकते हो कि ये क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये क्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, और
इस चाप के द्वारा ये केंद्र पर जो कोण बना है उस कोण को क्या कहते हैं हम? थीटा। ठीक है ना। तो ये थीटा कोण हमारा पता होना चाहिए, ये आर की माप पता होना चाहिए, तब निश्चित रूप से इस चाप की लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चाप की लंबाई एल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कितना? पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ठीक है। इसके बाद एक और बात आप समझो, एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात क्या है वो समझो। देखिए इसका नाम कुछ क्या है, इसका नाम बताओ क्या है? अगर हम इसको छायांकित कर दें इस तरीके से तो इसका नाम आप बता सकते हो क्या है? नहीं, इसका नाम होता है त्रिज्य खंड। क्या होता है? त्रिज्य खंड। देखिए ये पूरा वृत्त है और इस पूरे वृत्त में क्या हुआ कि यहां पर जैसे आप ऐसे मानोगे कि खरबूजा है और खरबूजे को क्या करें, सेंटर से इस तरीके से हम दो कट मारें और ये इतना पीस निकाल के अलग दे दें कि भाई लो खाओ एक पीस, है ना। तो इस तरीके से हम ये माने कि ये इतना जो त्रिज्याओं के द्वारा घिरा हुआ खंड है, इस खंड को क्या कहेंगे हम? त्रिज्य खंड कहेंगे। ठीक है। तो एक तो ये खंड हो गया और एक ऊपर वाला भी तो को खंड हो गया, ये इतना बचा। तो यहां पर दो खंड हो गए, इन दोनों के नाम साइज के हिसाब से बनाए गए। माने ये छोटा खंड है इसलिए इसका नाम कह दिया गया है लघु त्रिज्य खंड, और ये वाला ऊपर वाला जो है वो बड़ा खंड है इसलिए इसका नाम है दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है। लाल कलम कहां है? तो देखिए अगर हम ऐसे कर दें, इसको देखो हम इस तरीके से छायांकित कर दें, ये हिस्सा आपका ये दीर्घ त्रिज्य खंड हो जाएगा। दीर्घ मानी बड़ा वाला खंड, और ये आपका दिख रहा है जो ये आपका लघु त्रिज्य खंड है, ये वाला है ना। ये छोटा है इसलिए इसका नाम है लघु त्रिज्य खंड, और ये ऊपर वाला हिस्सा है बड़ा इसलिए इसका नाम है दीर्घ त्रिज्य खंड। तो चलिए देखो वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। यहां पर लिखते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल, और कौन सा वृत्त खंड है? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लिखते हैं लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड, सॉरी वृत्तखंड नहीं त्रिज्य खंड, हम त्रिज्य खंड की बात कर रहे हैं ना। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल के लिए आपको याद रखना है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 अंश। ठीक है। क्या याद रखना है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 अंश, जबकि थीटा क्या है? इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण। ठीक है। और आर क्या है? उसका रेडियस है, मानी त्रिज्या है, और बस पाई आपका कांस्टेंट है, वो वही रहेगा। पाई का मान प्रश्न में दिया जाएगा 22/7 होता है, या हम ऐसे कह दें कि 22/7 न लिख के अगर हम 7 का भाग करेंगे तो 3.14 हो जाएगा। तो किसी प्रश्न में 22/7 लिखना है और किसी प्रश्न में 3.14 लिखना है, प्रश्न में दिया जाएगा आपको। ठीक है। तो ये हो गया लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब हमें अगर दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? देखिए दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये बड़ा वाला जो त्रिज्य खंड है, उसके लिए एक काम करते हैं, क्या? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, यहां से यहां तक पूरा वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालना है, और इस वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु भाग जो है, लघु त्रिज्य खंड है, उसका क्षेत्रफल घटा दें तो आपका ये जो लाल छायांकित हमने कर रखा है उसका क्षेत्रफल हमारा ज्ञात हो जाएगा। ये दीर्घ त्रिज्य खंड जो है उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको लिखना है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको याद रखना है, क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है। तो आप बताओ कि वृत्त का क्षेत्रफल मानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है, अगर त्रिज्या आर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, होता है ना, और माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारा ये लिखा है कितना? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक। वैसे तो यहां पर हल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हल आप प्रश्न में करें तो ज्यादा आपको आराम मिलेगा। ठीक है ना। तो यहां पर आप इतना ही नोट कर लें, और बाद बाकी इसका हल आर का और पाई का सबका जो भी है मान प्रश्न में हम वहां पे हल करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे।
अब एक बात आपकी सिर्फ और सिर्फ एक बात और रह गई, वो क्या है, चलिए वो भी देखो बता देते हैं हम आपको। जैसे मान लें आपका ये कोई वृत्त है, ये ठीक है, तो ये तो हो गया केंद्र, और अब हम एक जीवा ऐसे खींच देते हैं, इस जीवा का नाम दे दें ए बी, ठीक है। इस जीवा ने वास्तव में इस पूरे वृत्त के दो टुकड़े कर दिए। अभी यहां पर देखो, यहां पर भी दो टुकड़े हो गए थे, यहां पर एक ये त्रिज्याओं के द्वारा खंड बन गया था, एक इसको लघु त्रिज्य खंड कहा था, और ये बड़ा वाला खंड है, इसको हमने दीर्घ त्रिज्य खंड कहा था। बिल्कुल ठीक, यहां पर भी अब हम इस जीवा के द्वारा इसके हमने दो टुकड़े कर दिए। कितने कर दिए? दो टुकड़े। तो यहां पर इस टुकड़े का नाम है लघु वृत्त खंड, वृत्त का खंड है। देखिए ये त्रिज्याओं के द्वारा घेरा हुआ था, इसलिए इसका नाम था त्रिज्य खंड। और ये क्या है? ये देखो है आपका पूरा वृत्त का छोटा हिस्सा है कटा हुआ, इसलिए इसको हम कहेंगे लघु वृत्त खंड, त्रिज्य खंड नहीं, वृत्त खंड, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना हो, इसके बाद ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है, ऊपर का हिस्सा क्या है? ये आपका दीर्घ वृत्तखंड है, बड़ा वृत्तखंड है। तो बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इस छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, आइए हम यहां इस पर चर्चा करते हैं। चलो पहले हम इसको रब कर देते हैं, ये पूरा कंप्लीट हो गया, इसको रब कर दें और लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के बारे में समझें। देखिए पहले तो हम उस पे आए जो अभी हमने कर रखा है, वो क्या है? ये देखिए केंद्र है, और इसको अगर हम डॉट डॉट करके ऐसे मिला लें तो एक तो ये और एक ये, तो अब ये पुराना काम हो गया। क्या पुराना हो गया? पुराना ये हो गया कि इस त्रिज्याओं के द्वारा खंड ये घिर गया, ये इस पूरे खंड का नाम क्या है? लघु त्रिज्य खंड, ठीक है ना। और लघु त्रिज्य खंड में से अगर हम इस खंड, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें, देखिए ये आपका टोटल क्या है? ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल, इसको अगर हम घटा दें, किसमें से? समझें बहुत ध्यान से, ये आपका टोटल यहां से यहां तक, इसको क्या कहोगे? लघु त्रिज्य खंड। और इस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं, अभी हमने आपको सूत्र बताया। और इसमें से अगर त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल यदि हम घटा दें तो निश्चित रूप से ये हमारा जो छायांकित भाग है नीचे का लघु वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ये वाला देखो, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखो, समझो बात ध्यान से। तो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि इन त्रिज्याओं के द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो कोण कितना हम मान लेते हैं? थीटा है, ठीक है। प्रश्न में दिया जाएगा ये कोण 60 अंश है, 120 अंश है, जो भी कोण दिया जाएगा वो आपको प्रश्न में दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपको लिखना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे? हमने बताया आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से घटाना क्या है? त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल आपको घटा देना है, ठीक, आपका काम हो जाएगा। बताएं इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? अगर इसकी त्रिज्या r है तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 अंश, ठीक है ना। और माइनस कर दें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपके पास प्रश्न में शर्त दी जाएगी ये किस तरीके का त्रिभुज है, उसमें आपको वही सूत्र लगाना है, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, या एक त्रिकोणमिति मेथड और है, अगर हम चाहें तो उससे भी आप कर सकते हो। क्या? इस पूरे त्रिभुज के ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम इसका क्षेत्रफल घटाएंगे तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो देखिए बस अब यहां से ज्यादा इतना कर सकते हैं कि r स्क्वायर दोनों जगह से आप कॉमन ले लें, तो r स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तब हमारे पास बचेगा कितना? पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है। इसका भी हम प्रयोग सीधा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमें ऊपर का जो बड़ा भाग है, बड़ा हिस्सा जो रह गया है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? यहां पर लिख दें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड
का क्षेत्रफल। अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा तो अभी वास्तव में हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। क्यों? इसलिए कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि लघु वाला ये हिस्सा इसका क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना? बस इतना ही आपको करना है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखना है, वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस आपको लिखना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके लिए मेरे ख्याल से अगर सूत्र ना लिखें तो कोई समस्या नहीं है, और लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता ही है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका ये देखो लिखा है। ठीक है, घटाना है तो बस अगर हम सूत्र ना बनाएं कोई दिक्कत नहीं, बस इतनी बात आपको याद रखनी है कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये आपका जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ये घटाना है, तब आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। क्लियर? तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं, जो आपकी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चनों को हल कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। चलें क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए एक्सरसाइज 12.1 का आपको पहला क्वेश्चन देखना है। इसमें कुछ बेसिक चीजों पे ही आधारित ये कुछ इसमें प्रश्न दिए गए हैं, ज्यादा प्रश्न नहीं है, शायद 5 प्रश्न हैं और छोटे छोटे प्रश्न हैं। बस समझने वाली बात है वो समझ ले। देखो क्या लिखा है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। देखो क्या क्या आ गया, समझिए बात ध्यान से। 2 वृत्त हैं, देखो हम चित्र के हिसाब से बताएं तो मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा आपका। ये देखिए एक कोई वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। थोड़ा छोटा बना दें, देखने में भी आपका छोटा लगेगा। ये देखो हमने ये 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त बना दिया। ठीक है, और इसकी त्रिज्या लिख दें कितना, 9 सेंटीमीटर। इनकी दोनों की परिधियां निकाल दें, और ये कोई ऐसा वृत्त बनाना है जिसकी परिधि कितनी हो, इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। मान लेते हैं कि कोई ऐसा वृत्त ये है, इसकी त्रिज्या कितनी मान लेते हैं, r है। ठीक, तो इन दोनों की परिधियों का योग बराबर इसकी परिधि, ये सवाल में हमसे कहा गया है। ठीक है, तो देखो क्या कहा गया है, यहां पर लिख दें। पहले आप इसकी परिधि निकाल लें, पहले 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि निकालें। 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि, 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो वृत्त है उसकी परिधि बताओ कितनी हो जाएगी। अगर हम परिधि को C1 लिख दें तो बताएं क्या हो जाएगा इसका परिधि, 2 पाई r, यही तो सूत्र होता है। और r का मान कितना लिख दें, 2 पाई r का मान 19 लिख दें। ठीक, बस इतना ही फिलहाल हम यहां पे छोड़ देते हैं। इसके बाद 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप निकालें या परिधि निकालें। देखो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि बताओ, इसकी परिधि को हम C2 लिख दें तो C2 बराबर क्या हो जाएगा, इसकी परिधि निकालनी है तो 2 पाई r, सूत्र तो वही होता है, और यहां पर r का मान कितना, 9 लिखना है। ठीक है, इसके बाद इन दोनों परिधियों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और किसके बराबर लिखेंगे, इस वृत्त की परिधि के बराबर। ठीक है, तो अब लिख दें r त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि। r त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 पाई r। ठीक है, तो अब यहां पर लिख दें प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा गया है, हमसे प्रश्न में कहा गया है कि पहले वाले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वाले वृत्त की परिधि बराबर ये आपका r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। r त्रिज्या वाला वृत्त क्या है, इसकी परिधि कितनी है, 2 पाई r। ठीक है, या इसका भी नाम अगर देना चाहें तो इसका नाम C दे दें, तो C के बराबर लिख दें। ठीक है, बराबर क्या लिख दें, C, अर्थात C1 प्लस C2 बराबर C। ठीक है, मतलब दोनों की परिधियों का योग बराबर अभीष्ट वृत्त की परिधि। तो देखिए यहां पर C1 का मान क्या लिखेंगे, 2 पाई इंटू 19, 2 पाई इंटू 19, ये तो आपका हो गया पहले वाले वृत्त का परिधि।
दूसरे वाले वृत्त का परिधि कितना है 2 पाई गुणे 19 और बराबर लिख दें ये तीसरा जो हमने अभीष्ट वृत्त बनाया है उसकी परिधि कितना है 2 पाई आर। यहां से पूरे इक्वेशन से आप देखें 2 पाई का भाग चला जाएगा, तो 2 पाई का भाग कर दें तो यहां पर बचेगा 19 प्लस में 9 और बराबर में ये क्या बचेगा आर। अर्थात इस अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी आर बराबर कितना 19 प्लस 9 कितना हो गया आर बराबर 28 सेंटीमीटर। जो अभीष्ट वृत्त बनाना है उसकी त्रिज्या आपकी 28 सेंटीमीटर होगी। पक्का? कोई डाउट? भाई लाइक तो कर दो एक बार। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखिए आसान सा प्रश्न है। अभी उस प्रश्न में नंबर 1 वाले प्रश्न में आपसे कहा गया था कि दोनों वृत्त की परिधियों का योग इस अभीष्ट वृत्त की परिधि के बराबर है, ऐसा कहा गया था। अब की बार क्षेत्रफल कहा गया है। देखिए एक ये वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या दी गई है कितनी 8 सेंटीमीटर और एक वृत्त है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना दें और यहां पर इसकी त्रिज्या दी गई है कितनी 6 सेंटीमीटर। इन दोनों के क्षेत्रफल जोड़ दें और बराबर हमें एक ऐसे वृत्त की यहां पर इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिस वृत्त की देखो क्या करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है ना? तो इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल। मान लें इसका क्षेत्रफल इसकी त्रिज्या r है तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल। मानिए हमें क्या करना है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ये r का मान ज्ञात करना है जबकि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग इस वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, बस हम दोनों यहां पर कर दें। देखो सबसे पहले लिखें 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। बताओ कितना हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई गुणे 8 का स्क्वायर। ठीक, अब बताओ 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल अगर हम इस पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल a1 लिख दें और दूसरे वाले क्षेत्रफल को हम a2 लिख दें, दूसरे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को a2 लिख दें तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर का मान यहां कितना है 6 तो लिख दें 6 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या r मान लिए, माना अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी लिख दें r है। तब r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताओ कितना हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? अब प्रश्न क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल मान लें कितना है a है, ये a लिख लें। ठीक है, प्रश्न के अनुसार प्रश्न में कहा गया है कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग अर्थात a1 प्लस a2 बराबर आपसे प्रश्न में कहा गया है काय के बराबर है a के बराबर है। ठीक है ना? इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का योग बराबर इस वृत्त का क्षेत्रफल है। अर्थात पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल है पाई गुणे 8 का स्क्वायर और दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल है पाई गुणे 6 का स्क्वायर और बराबर लिख दें पाई गुणे आर का स्क्वायर। यहां से देखिए पाई सब में से कैंसिल कर सकते हो, पूरे इक्वेशन में पाई का भाग चला जाएगा तो ये 8 का स्क्वायर बचेगा 64 प्लस 6 का स्क्वायर बचेगा 36 और बराबर लिखना है कितना आर का स्क्वायर। तो बताओ यहां पर लिख देते हैं आर स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 और 36 का योग करो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बस इसकी वर्गमूल लें तो आर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो जो अभीष्ट वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्लियर? बस सारे आसान प्रश्न हैं परीक्षा के लिए 2 नंबर का, अब 1 नंबर का नहीं बल्कि 2 नंबर का इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास एक फिगर बना हुआ है और ये वास्तव में फिगर क्या कह रहा है कि ये एक
तीरंदाज लोग जो होते हैं, वो निशानेबाज जो लोग होते हैं, वो एक निशाने लगाने के लिए इस तरीके का एक डायग्राम बनाते हैं। इसमें है क्या, ये देखो बीच वाला हिस्सा ये गोल्ड है, फिर इसके बाद ये एक वलय बना दी गई है रेड वाली, और इसके बाद फिर ये ब्लू है, फिर ये ब्लैक है, और इसके बाद लास्ट वाला जो वलय बना है वो आपका व्हाइट है। ठीक है, तो इन सबके हमें एरिया निकालने हैं। यहां पर दिया गया है कि ये जो गोल्ड वाला हिस्सा है इसका व्यास दिया गया है कितना, 21 सेंटीमीटर, और इसके बाद जो प्रत्येक पट्टी है उसकी चौड़ाई दी गई है 10.5 सेंटीमीटर। ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है, और ये 10.5, और लास्ट वाली भी 10.5 है। ठीक है ना। तो अब इनका क्षेत्रफल हमें कैसे ज्ञात कर रहे हैं, सबसे पहले हम गोल्ड वाले हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यहां लिख दें गोल्ड भाग का, पहले देखो त्रिज्या कितनी है इसकी, यहां लिख दें गोल्ड भाग की त्रिज्या। तो गोल्ड भाग की त्रिज्या कितनी लिखेंगे, व्यास है आपका कितना 21, तो आपकी त्रिज्या हो जाएगी 21/2। ठीक है, इतना तो आपका ये इसकी त्रिज्या हो गई। इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, तो यहां लिख दें गोल्ड भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है ना, तो बस पाई के जगह पे आपको लिखना है 22/7 और r का मान लिखना है 21/2 का स्क्वायर। ठीक है, बस ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2, स्क्वायर है ना, 2 बार लिख लेते हैं। बस इसका कैलकुलेशन कर लें, आंसर आ जाएगा 7 या 21 3 बार कट जाएगा, और 2 से ये आपका 11 बार कट जाएगा। तो 11 गुणे 21 या कितना होता है 63, और अपॉन में कितना है 2 बराबर, ये देखिए 11 का गुणा 63 में कर दें। एक आपको ट्रिक बता दें कि किसी भी राशि में अगर 11 का गुणा करना है, जैसे इसमें 11 में हमें यहां पर 63 का गुणा करना है, तो कैसे करेंगे, एक ये ट्रिक है आपके पास, 6 और 3, ये देखो 6 पर 3 63 लिखा हुआ ना, तो 63 आप ज्यों का त्यों लिख लें, थोड़ा बीच में गैप बना दें और इनको दोनों को जोड़ के बीच में लिख दें, बस गुणा हो गया समझो। 6 और 3 का योग कितना होता है 9, बस बीच में लिख दें, गुणा हो जाएगा। ये इसका दोनों का गुणा आपस में करें तो 693 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, बस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौको 8, और 2 छक 12, और दशमलव का 5 दूनी 10। ठीक है, इतना लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो ये गोल्ड वाले भाग का आपका क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। इसके बाद इस रेड वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहां पर देखिए ये वलय बन रहा है ना, तो इस वलयाकार आकृति का हमने आपको क्षेत्रफल लिखाया है। अब हम इसको यहां पर रब कर देते हैं, है ना। अब हम रेड भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए इसको रब कर दें, और रेड भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए पहले रेड वाले पूरे भाग की त्रिज्या कितनी है, ये यहां से लेकर के यहां तक देखो पूरा, ये इतना यहां से यहां तक, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। पूरे रेड वाला जो भाग है इसकी त्रिज्या ये हो जाएगी, और गोल्ड वाला है इसकी त्रिज्या ये हो जाएगी। तो इसको मान लें R1 और इसको मान लें R2। ठीक है ना, बस R1 और हमने आपको जो वलय का सूत्र बताया उसमें रख दें। देखो ध्यान दें, यहां लिख दें रेड भाग की त्रिज्या। तो रेड भाग की त्रिज्या बराबर आपको क्या लिखनी है, देखो ध्यान दें, इसकी त्रिज्या है कितनी गोल्ड वाले की 10.5, और इसकी भी ये वाला जो वलय का जो चौड़ाई दिखाई दे रही है वो भी आपकी 10.5 है। तो इन दोनों को जोड़ दें, हम लिख सकते हैं 10.5 प्लस 10.5, अर्थात ये आपकी हो जाएगी कितनी 21 सेंटीमीटर। इसको हम R1 लिख लेते हैं, और ये आपका हिस्सा यहां से यहां तक ये R2 मान लें। तो देखिए यहां पर लिख दें गोल्ड भाग की त्रिज्या, गोल्ड भाग की त्रिज्या, इसको क्या लिख दें, अगर हम इसको R2 लिख दें तो ये हमारा कितना है, ये है 21/2 या 10.5, एक ही बात है। ठीक है, अब हमें निकालना है रेड भाग का जो वलय बना है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहां लिख दें रेड भाग, अर्थात रेड भाग मानी वलय जो बना है उसका क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या बताया हमने, वलय का क्षेत्रफल हमने आपको सूत्र बताया है, पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर और माइनस में R2 का स्क्वायर।
ठीक है, वैसे बात तो हमने आपको बता ही दी है क्या कि ये पूरे का क्षेत्रफल निकाल के ये गोल्ड वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये आपका जो रिंग दिख रहा है रेड भाग का क्षेत्रफल आपका ज्ञात हो जाएगा। देखो पाई 22/7 रख दें, R1 का मान कितना लिख दें 21, तो यहां लिख दें 21 का स्क्वायर और माइनस में यहां लिख दें 21/2 का स्क्वायर। ठीक है, R2 का मान कितना है 21/2, ठीक है, बराबर 22/7 इंटू 21 का 21 में मल्टीपल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 441 और माइनस में 441 और बटे में 2 का स्क्वायर कितना लिख दें 4। ठीक है, तो इस तरीके से देखो ये हो जाएगा 22/7 और इंटू में, या एक काम कर दें सरल करने के लिए यहां पर 441 आप यहां से कॉमन ले लें। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1 - 1/4, ये हो जाएगा देखिए 22/7, ये इससे हम 7 से कैंसिल कर दें, देखो 7 × 42, 2 बचा 21 हो गया, 7 × 21, तो ये हो जाएगा 22 × 63 और गुणे 4 एकम 4 में से 1 घटाएंगे 3, तो ये लिख दें 3/4। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे 2 दूनी 4 और 2 से इसको कैंसिल करेंगे 11 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहां लिख दें 11 × 63 और गुणे में 2 और बटे में कितना 3। ठीक है, तो ये देखिए 11 और 63 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 693, अभी हमने गुणा किया था, और इसके बाद 2 का गुणा करना है और अपॉन में क्या लिखना है 3। ठीक है, गुणा 2 का कर दें, बस 3 का भाग कर दें, सॉरी 3 नहीं है बटे में ये 2 है ना, 2 बटे में है और ये उल्टा लिख गया है, ये आपका 3 ऊपर बचा है ना, 3 बचा है, ये 3 लिख दें और ये आपका 2 है। फिर एक बार चेक कर लो भाई, इसका इसमें मल्टीपल 11 × 63 गुणा में 3 और बटे में 2, बिल्कुल सही है, बस इसका इसमें मल्टीपल 693 हो जाएगा, गुणा में 3 बटे में 2 और यहां गुणा करेंगे देखो कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 3 × 27 और 27 का 7 लिखना है, 2 हासिल का हो जाएगा, 3 × 18 और 2 20 लिख दें और बटे में क्या लिख दें, बटे में हमें लिखना है 2, है ना, बस 2 का भाग करेंगे, 2 एकम 1 बार जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इतना वर्ग सेंटीमीटर आपको लिखना है। ये काय का क्षेत्रफल आ गया, जो ये आपका रेड आकृति बनी है इस वलय का क्षेत्रफल आ गया। ठीक, मेरे ख्याल से गणना करना तो आपका काम है, बस मुख्य बात तो ये है कि आपको इतना लगाना है ना, फिर इसके बाद स्क्वायर करके और भिन्न जो भी है हल कर सकते हो, है ना। अब आप यहां पर आ जाओ, ये ब्लू भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो कैसे करोगे, देखो ध्यान दें, ब्लू भाग का क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे तो यहां से यहां तक ये आपका देखो ये R1 हो जाएगा, ये R1, ठीक है ना, और यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये वाला, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अगर, तो सबसे पहले ब्लू भाग की हम त्रिज्या निकालें और इसमें से जो रेड भाग है उसकी त्रिज्या को घटा देंगे, मानी इसको मान लेंगे R1 और इसको मान लेंगे R2, तो पूरे क्षेत्रफल में से ये आपका जो रेड भाग का क्षेत्रफल वो घटाना होगा, है ना, तो वलय का क्षेत्रफल आपका ज्ञात हो जाएगा। इसको रब कर दें और इसके बाद देखो ये ब्लू भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए देखो ब्लू भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें ब्लू भाग की त्रिज्या पहले देखनी है, क्या है, देखो त्रिज्या R1 मान ले, कितनी हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगी 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 बराबर कितना हो जाएगा 10, 20, 30, 31, 31.5। ठीक है, और यहां पर देखिए R2 का मान कितना हो जाएगा, R2 का मान हो जाएगा तथा R2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, R2 मानी रेड भाग की जो त्रिज्या है उसका R2 मान लें, तो ये आपका हो जाएगा कितना 10.5 प्लस 10.5, अर्थात ये आपका हो जाएगा कितना 21 सेंटीमीटर। ठीक, बस वही काम फिर करना है, क्या लिख दें, ब्लू भाग का क्षेत्रफल, ब्लू भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे, सूत्र वही है, पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, मेरे ख्याल से आप कर सकते हो, आप हम छोड़ देते हैं आपके लिए। देखो पाई ज्यों का त्यों है, R1 का मान ये लिखना है, फिर माइनस R2 का मान ये लिखना है, दोनों का वर्ग करके घटा देंगे, पाई का मान 22/7 रख देंगे। ठीक है ना,
और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार अगर हम ब्लू के बाद इस पर ब्लैक पे आ जाएं तो ब्लैक के लिए देखो क्या करेंगे, यहां से यहां तक आ जाओ, ये आपका हो जाएगा कितना, ये यहां से यहां तक ये हो जाएगा R1 और यहां से यहां तक आओगे तो ये क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बस वो अगर इस वलय का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है ब्लैक वाले का तो आपको R1 ये इतना लिखना है, कितना हो जाएगा R1 बताओ, 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, ठीक है ना। और इसके बाद R2 कितना हो जाएगा, 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, ये R2 हो जाएगा। फिर वही इसी सूत्र में फिर मान लिखना है, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको यहां व्हाइट भाग का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, देखो ये R1 हो जाएगा पूरा यहां से यहां तक, ये R1 हो जाएगा, है ना। और ये यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। तो क्या करना है, देखिए R1 का मान कैसे निकालेंगे, 10.5 ये गोल्ड वाला 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 और लास्ट में प्लस 10.5, ठीक है ना। तो ये यहां से यहां तक हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा और ये R2 बराबर कितना हो जाएगा, देखो 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, ये R2 हो जाएगा। बस आपको R1 R2 के मान इसमें रखना है तो आपका ये व्हाइट रिंग जो आप बनेगा उसका आपका एरिया ज्ञात हो जाएगा। क्लियर, खुद कर सकते हो। अगर किसी प्रकार से कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उसका हल भेज देंगे, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए आगे, इसके बाद अब आपके पास चौथा क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है, आपको यह ज्ञात करना है। देखिए समझा बात ध्यान से, कोई अगर पहिया घूमेगा तो एक चक्कर में वो अपनी परिधि के बराबर घूमेगा, जितनी उसकी परिधि की लंबाई होगी, हम ऐसे कह सकते हैं, मानी वो पूरी उसकी परिधि की क्या कहलाएगी, लंबाई कहलाएगी। मानी एक चक्कर में जितना घूमेगा वो उसकी परिधि के बराबर होगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर लिखा है कि इसका व्यास दिया गया है कितना, 80 सेंटीमीटर। यहां लिख दें पहिए का व्यास, पहिए का व्यास, पहिए का व्यास बराबर क्या लिखना है, 80 सेंटीमीटर। तो बताओ इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या बराबर इसका आधा कर दें तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 80/2 बराबर कितना लिख दें, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद में आपको निकालना है इसका परिधि, मानी एक चक्कर में चली दूरी, क्या लिख दें, एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली दूरी बराबर काय के लिख दें, परिधि के बराबर लिख दें, ठीक है। और परिधि बराबर आपको पता है कितना होता है, 2πr। क्लियर, तो बराबर में 2πr, r का मान देखिए त्रिज्या कितनी है, 40 सेंटीमीटर, यहां लिख दें 40, ठीक। 40 दूनी 80, 80 पाई सेंटीमीटर आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको एक चक्कर में इतनी दूरी चलेगा, ठीक है। इसके बाद लिखा है यदि ये कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो इसकी चाल देखो, कार की चाल कितनी दी गई है, बराबर लिख दें 66 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा इस पर ध्यान दें, यहां पर आपसे पूछा गया है, यहां देखो दूरी, ये दूरी जो निकाली है वो किसमें है, सेंटीमीटर में, और ये आपकी किसमें हो गई, किलोमीटर में। तो इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और जो घंटा है वो किसमें बदलना है, मिनट में बदलना है। 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा उसकी हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए हम क्या करते हैं, 66 ये किलोमीटर, इसको आप पहले मीटर में बदलें, क्या कर दें, 1000 का गुणा कर दें। अब ये मीटर बन गया, अब इस मीटर को सेंटीमीटर में बनाने हैं तो क्या कर दें, 100 का और गुणा कर दें, ठीक है ना। और ये प्रति घंटा है तो प्रति मिनट कैसे करेंगे, मिनट के लिए 60 का भाग कर दें, ठीक है। बस ये आपका चाल इसकी निकल आएगी, तो कितनी हो जाएगी, अब ये चाल किसमें निकल आएगी, सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक है। बस इसको देखो, इसको इससे कैंसिल कर दें और ये 6 बचेगा, 6 से इसको हम काट दें कितने बार, 11 बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा 11 गुणे कितना, 1 2 3 4 0, ठीक है। इतना आपका ये क्या हो गया, सेंटीमीटर प्रति मिनट। इसका क्या मतलब है आपको शायद पता होगा, प्रति मिनट मानी एक मिनट में इतना सेंटीमीटर ये दूरी चलेगा, ठीक है। क्लियर इतनी बात। तो देखिए यहां पर हम आपको करके दिखा देते हैं। अब एक मिनट में जब इतने सेंटीमीटर दूरी चलेगा तो ये सवाल में लिखा है 10 मिनट में कितना जाएगा,
10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, इसको देखो यहां पर लिख दें 10 मिनट में चली दूरी, 10 मिनट में चली दूरी, 10 मिनट में और लिख दें चली दूरी बराबर क्या लिख दें, दूरी कितनी चल जाएगा, ये लिख दें 11 गुणे 1 2 3 4 जीरो है और 10 का और गुणा कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा 11 गुणे 1 2 3 4, अब 5 जीरो हो गई। ठीक है, क्या लिख दें, इतनी सेंटीमीटर दूरी आपका ये 10 मिनट में चलेगा। ठीक, अब देखिए वहां पे आ जाओ अपनी मूल जगह पे, ये लिखा है 80 पाई सेंटीमीटर, इतनी दूरी चलने में एक चक्कर लगता है, तो इतनी दूरी चलने में कितना चक्कर लगेगा, बस ये पूछा गया है। आपको यहां लिखना है चूंकि 80 पाई सेंटीमीटर दूरी चलने में चक्रों की संख्या बराबर, चक्रों की संख्या बराबर कितनी है, एक चक्कर लगता है तब 80 पाई सेंटीमीटर दूरी तय करता है। और 1 सेंटीमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगेगा, देखो बराबर में लिख दें 1/80 पाई। और तुम्हें निकालना है 10 मिनट में चलेगी दूरी आपकी, ये लिखी है कितनी, 11 गुणे 1 पर कितनी जीरो है, 5, 2 3 4 5 जीरो हो जाएगा, बराबर में लिख दें 1/80 पाई और गुणा यहां लिख दें कितना, 11 इंटू में 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है, बस इसका कैलकुलेशन कर लें, आंसर आ जाएगा। ये देखो 0 से 0 कैंसिल कर दें और 1/8 इंटू पाई का मान लिख दें 22/7, ये 7 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। ठीक है ना, और ये आपका ज्यों का त्यों कितना, 11 गुणे 1 2 3 4 जीरो बच गया। ठीक है, इसका कैंसिल कर दें, देखो जितना हो सकता है, ये 11 दूनी 22, 2 बार तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब हमारे पास क्या बचा, ये देखो 7 तो ऊपर ये है और ये आपके पास कितना है, 1 2 3 4 जीरो और बटे में 8 का 2 में गुणा 8 दूनी 16। ठीक है, तो बस यहां पर देखो सबसे पहले 16 का भाग कर दें, बाद में 7 से गुणा कर देंगे, इसमें इसका भाग चला जाएगा। देखो कितने बार, 16 छक्का 96, 6 बार तो देखो ये चला गया, है ना। पहले ये 7 ज्यों का त्यों लिख लें, देखो ये तो 7 ये लिखा है, अब इसका इसमें भाग कर दें तो 16 छक्का 96, 6 बार तो ये चला गया, 96, अब कितना बचा, 4 बचा, जीरो कर दें 40 हो जाएगा और 16 दूनी 32, तो अब ये 32 कैंसिल करेंगे, क्या बचेगा, 8 बचेगा, एक और जीरो देखो इसका, तो अब हो जाएगा 16 पंचे 80, 5 बार ये कट गया। ठीक है ना, बस इसका 7 में मल्टीपल और कर दें, बस आंसर आ जाएगा। 7 पंचे 35 की 5, ठीक है, हासिल 3 और 7 दूनी 14 और 3 17, हासिल 1, 7 छंग 42 और 1 43, ये आपका हो गया 4375 चक्कर लगाएगा। ठीक, 10 मिनट में ये पहिया कितना चक्कर लगाएगा, 4375। क्लियर, कोई डाउट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th कंप्लीट हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन और देखें। देखिए आखिरी क्वेश्चन है 5वां, ये विकल्प में दिया गया है। आपसे कहा गया है कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से आपस में बराबर है, तो बताएं कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखिए जैसा कहा है वैसे ही कर दें, बस सिंपल सा है। वृत्त का परिमाप आपसे कहा गया है कि वृत्त का परिमाप है वो काहे के बराबर है, संख्यात्मक रूप से काहे के बराबर है, क्षेत्रफल के बराबर है। मानी वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल लिख दें, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल। मानी हमने लिख दिया कि वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। तो बताओ परिमाप कितना होता है, 2πr होता है, ठीक है ना, और उसका क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है। तो ये पाई से इस पाई को आप कैंसिल कर सकते हो, यहां पर r² बराबर कितना बचेगा, 2r, r भी आप r से कैंसिल कर दें तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2। अर्थात अगर त्रिज्या 2 इकाई हो तो निश्चित रूप से उसका परिमाप और उसका क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या होते हैं, संख्यात्मक रूप से बराबर होते हैं। आप बेशक चाहें तो यहां पर टेस्ट कर सकते हैं कि यहां पर r बराबर 2 अगर इसमें परिमाप में रख दें और r बराबर 2 यहां क्षेत्रफल में रख दें तो दोनों आंसर आपके बराबर बराबर आएंगे। देखो यहां पर r का मान 2 रख दें, अगर परिमाप में, परिमाप क्या हो जाएगा, 2πr का मान 2 लिख दें तो 2 दूनी 4π हो जाएगा कि नहीं। और यहां पर देखो क्षेत्रफल में भी आप r बराबर 2 रख दें, क्षेत्रफल कितना है, πr², r का मान कितना लिख दें, 2, 2 का स्क्वायर कर दें तो 2 का स्क्वायर 4 और पाई,
ठीक है ना। तो परिमाप जितना है उतना ही क्षेत्रफल, कब? जब r बराबर 2 इकाई ले। सिंपल सी बात है। तो यहां पर जो भी विकल्प में लिखा है उसमें आपको लिखना है r बराबर 2 इकाई। ठीक है, तो अब तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए, एक एक करके, 1 बाय 1। ठीक है ना। मेरे ख्याल से किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं होगी। आगे के जो सवाल आएंगे कल, उस कल वाली वीडियो में आपको मिलेगा किसी भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आगे वाले कल वाली वीडियो में आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम वीडियो आप यहीं आपका समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार भी रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।